गुड मॉर्निंग बच्चों। जो भी आप समझो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इसे देखोगे, ठीक है ना। हाँ, गुड नाइट। आज हमें रिवीजन करना है। अभी हमें रिवीजन करना है इंडियन इकोनॉमी 1952 1990 का, ठीक है ना। शुरू करते हैं बच्चों कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट के सामने एक चुनौती थी कि उन्हें कोई तो एक सिस्टम अडॉप्ट करके रखना था जिससे वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। क्योंकि बहुत ज्यादा रायता फैल चुका था, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हमें लूटा था, हर एक मायनों में हमारी वेल्थ को लूटा, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को लूटा, हमारे माइंड उन्होंने हैक किए, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्या किया, टैम्पर किया, और बहुत सारी चीजें वो छोड़ करके गए, है ना। जो गंदे गंदे टैग हमारे ऊपर लगे हुए थे, एम्पुटेटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी और आपका डिप्लीटेड इकोनॉमी, ये टैग हमें हटाने थे। तो गवर्नमेंट को एक सिस्टम जो अडॉप्ट करके रखना था, है ना, उसके बारे में ही हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं वो सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम सारे बच्चे बताएंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, बोलिए आप, जहाँ पे गवर्नमेंट जिस सिस्टम के थ्रू अपनी जो देश के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है उनको क्या करती है, सॉल्व करती है। वंस अगेन, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिस अरेंजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब अगर कड़ी को जोड़ते जाए, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है, कई कई बार पढ़ी हुई, आज रिकॉल करा रहा हूं। ये होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। रीएलोकेट की बात नहीं कर रहा हूं, कैसे एलोकेट करें ताकि हमारी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्योंकि हमें क्या करके चलना है, मैनेजमेंट करके चलना है। क्या करके चलना है, मैनेज, कम से कम रिसोर्सेज में अपनी ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या करनी है, फुलफिल करनी है। और बच्चों यही इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जब मैंने आपको शुरू में, सबसे शुरू में बताई थी, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम अपनी वांट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इसी मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको प्रॉपरली भी बोलते हैं हम, इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स, ठीक है ना। बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है बच्चों, है ना। आप वैसे तो 3 होती है, लेकिन हमने 4 करी है। कौन कौन, व्हाट टू प्रोड्यूस and what provisions are to be made for the future economic growth। what to produce में 2 चीजें होती है, कि क्या बनाना है और कितना बनाना है, वेदर हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो कितनी क्वांटिटी में बने, बिकॉज अनलिमिटेड हम बना नहीं सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। दूसरा है, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो हमें ये डिसाइड करना है कि कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, वेदर टू यूज LIT और CIT, क्या लेबर को यूज करके बनाएंगे या कैपिटल को यूज करके बनाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि जो हमारे पास लेबर है वो अवेलेबल है या नहीं है, या हमारे पास कितना पैसा है, उनके प्राइसेस कितने कितने हैं, लेबर कितने में आती है, और जो हम मशीनरी वगैरह लगाएंगे, इंस्टॉल कराएंगे, तो उसका सेटअप कितने में लगेगा, और हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मार्केट में सब तरह के कस्टमर होते हैं, है ना, और हम सबके लिए एक साथ काम नहीं कर सकते। एक टाइम पे या तो हम किसके लिए काम करेंगे, प्राइस सेंसिटिव के लिए, या लेबर, सॉरी, क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। अगर प्राइस के लिए करेंगे तो क्वालिटी वाले के लिए नहीं करेंगे, और क्वालिटी वाले के लिए करेंगे तो प्राइस के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। और ना ही दोनों दोनों जो है, दोनों टाइप के कस्टमर है, दोनों कैटेगरी एक उसमें बिजनेस में फिट भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो किसी एक के लिए हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। जब हम ये सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं तो फिर हम इस बारे में भी सोचेंगे कि क्या हम सारे रिसोर्सेज हमें आज ही खर्च कर देने चाहिए, आज ही खत्म कर देने चाहिए, या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखने चाहिए। बिल्कुल बचा के रखने चाहिए, ताकि फ्यूचर में भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर कर सके। ऐसा नहीं कि सारा मजा हमने ले लिया और आने वाली जनरेशन फिर ऐसे ही बस झूठ मूठ में ही क्या कर रही है, क्लैपिंग कर रही है कि देखो कितना बर्बादी का मंजर दिखाया हमें, ठीक है ना। वैसा नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना, जिसे हमने मेन में जो देखा था, जो सबसे शुरुआत में जिसकी चर्चा की थी, वो इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बच्चों 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारे जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर जो ओनरशिप होती है, जो कंट्रोल होता है, वो प्राइवेट पार्टी का होता है और ये सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या भी बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं और मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्राइसेस निकलते हैं, यानी कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो मार्केट डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म के थ्रू की जाती है। यानी कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। और यहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है, सॉवरन होता है ना। फाइनल अथॉरिटी कौन होती है, कंज्यूमर, बिकॉज वो ही डिसाइड करेगा कि उसको क्या चाहिए। यहाँ पे कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके उसको बेटर देन द कॉम्पिटिटर सेटिस्फाई किया जाता है। क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हम आपकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करके पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे हो गई, जो भी लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक पॉइंट छूट गया बस यहाँ पे क्या रहता है, कंपटीशन क्या रहता है, बहुत जबरदस्त रहता है भाई। प्राइवेट पार्टी है, सब में होड़ लगी हुई है कि हम बेहतर क्या करेंगे, मार्केट में सर्व करेंगे और हम ज्यादा पैसा बनाएंगे, तो वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है ना। कंट्रोल भी उन्हें कौन ही करती है। और गवर्नमेंट का मकसद क्या है, पैसा कमाना होता है क्या, नहीं, सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पे प्राइवेट पार्टी का इंटरफेयर होता है क्या, कंप्लीट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर में क्या करती है, काम करती है। इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो पहले कौन होती थी, अथॉरिटी प्लानिंग कमीशन, अभी उसे किससे रिप्लेस किया, नीति आयोग से रिप्लेस किया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो कंज्यूमर सॉवरेनिटी होती है वो खत्म हो जाती है, कंज्यूमर की चलती, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो आपको लेना होता है, ठीक है ना। आप मतलब उसके अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग, जो आपके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप आपकी आवाज तो उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो आपका राइट है उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी चलाओगे, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए। कलेक्टिवली आप प्रोटेस्ट करो, है ना, कानून के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, और उसके बाद चीजों को क्या कराओ, चेंज कराओ। उतना तो अधिकार है आपके पास, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई आपको वही क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कोई कंपटीशन होता है क्या, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। हम हमें बाकी सारे पानी कम है, ऐसा कौन बोलती है, गवर्नमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो ऊपर वाली जो दोनों इकोनॉमी होती है, इनका एक मिक्सचर करके हम एक इकोनॉमी बनाते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हाइब्रिड इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं कैपिटलिस्ट की बात करूं तो यूएसए इज द एग्जांपल। सोशलिस्ट का आज के टाइम पे कोई एग्जांपल नहीं है, और मिक्स्ड का एग्जांपल है भारत। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज होते हैं वो तो प्राइवेट पार्टी के पास होते हैं, और कुछ प्रोडक्शन के रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। बात समझ में आती है, तभी तो ये कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी रेलवे चलाती है, और बाकी दूसरे लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट पार्टीज है, टाटा अंबानी वगैरह है ना, अडानी, तो वो सब क्या करते हैं, वो भी बिजनेसेस करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उधर ऊपर वाली की अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट में, तो वहां पे प्राइस कैसे सेट होते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होती है वो प्राइस सेट करती है, डिमांड एंड सप्लाई वहां पे ऑपरेट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करती है, किसके जैसा, जैसे कैपिटलिस्ट में होती है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है थ्रू प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ठीक है ना। तो प्राइस को कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है। अधिकतर जो नेसेसिटी वाली जो चीजें होती है उनकी गवर्नमेंट प्राइसेस क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, रिसोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंग यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको इतनी परमिशन नहीं होती कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर में रिसोर्सेज को यूज करें। मतलब ऐसा अलाउड नहीं होता आपको कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट में काम करें। जैसे कि आप क्या नहीं करा सकते, ओपीएम वगैरह और जो हैम्प, नारकोटिक्स वगैरह, ये प्रोवाइड नहीं करा सकते। इनमें से इनकी कुछ एक इंटेंसिटी होती है, इन चीजों की कुछ इंटेंसिटी होती है जिनको गवर्नमेंट खुद क्या करती है, अलाउ करती है। लिकर जैसे क्या है, अलाउड है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को रेवेन्यू अच्छा खासा वहां से आता है, तो दैट्स व्हाई कुछ चीजों को अलाउ करती है। अंदर खाने तो सारी चीजें अलाउड होती है, विदाउट गवर्नमेंट के, विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन के तो कुछ एक पत्ता इधर से इधर भी नहीं हिल पाएगा, ठीक है ना। तो कराते वही है, लेकिन वो अंदर की बात है। खैर, फिलहाल मैं सारे पॉइंट्स इसके कवर कर चुका हूँ। जो भी है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। एक टॉपिक करते हैं अच्छा सा, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है,
मतलब पहले यहाँ पे इसने थोड़ा भूमिका बनाई है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद हमें क्या करनी थी, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी थी। ठीक है ना। अब बता रहा है वो इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एक जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जैसे उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन, वो अपने क्या करती है, टारगेट क्या करती है, सेट करती है। ठीक है ना। और क्या करती है, टारगेट सेट करने के बाद, फ्रेम करने के बाद वो प्रोग्राम और पॉलिसीज क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, ताकि क्या हो जाए, उनके वो जो टारगेट है जो उन्होंने सेट किए थे वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। वो जो टारगेट है वो कभी भी अचीव हो जाए या टाइम फ्रेम के अंदर। प्रॉपर प्रॉपर एक बार इसे पढ़ो और फिर इंग्लिश में बिना देखे बोलने का। और कोई डाउट हो तो अभी पूछो मेरे से। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, बोलो, जहाँ पे एक जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो अपने टारगेट फ्रेम करती है, सेट करती है और स्पेसिफाई करती है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, जो प्रिंसिपल फोकस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो होता है ताकि हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज का क्या कर पाए, रेशनल मैनेजमेंट कर पाए, तरीके से उन्हें ऐसा ना कि वेस्ट होने दे, है ना, उन्हें प्रॉपर ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन करे। और रिसोर्सेज को हम रेशनली यूटिलाइज करते हैं सोशल वेलफेयर में, ताकि मतलब सोशल वेलफेयर क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, किसके साथ साथ, जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ। ठीक है ना। बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। अब ये जो प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग करती, कोई तो ऐसी अथॉरिटी चाहिए हमें जो क्या करती होगी, प्लानिंग करती होगी। हमने डेफिनेशन में भी देखा, तो वो प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया में जो हम प्लान्स वगैरह बनाते थे, ये रियलिटी में कन्वर्ट कब हो पाया, जब हमने किसकी स्थापना की, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की, वो भी 1950 में। और यहाँ से किसका दौर चालू हुआ, 5 ईयर प्लान का दौर चालू हुआ। पहला 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1951, और कब कब तक चला है, 31 मार्च 1956, है ना। और जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना। जो प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान का जो मकसद होता है वो ये होता है ताकि जो हमारे देश का जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको भी क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, उसका भी इक्वली क्या हो, पार्टिसिपेशन हो। अभी जब हमने नीचे देखेंगे तो नीचे में इक्विटी करके हम एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं उसका, तो उस वाली लाइन से ही यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। अभी बताता हूँ। जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया बच्चों, रिप्लेस कर दिया गया, किससे, नीति आयोग से। और कब किया था, February 2015 में। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। और नीति आयोग की लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, एक बात और बता दो जो मैंने आपको मेन बैच में नहीं बताई, वो भी सुन लो। देखो, नीति आयोग आ तो कब चुका था, February 2015 में, है ना, उसे रिप्लेस कर दिया था। लेकिन बच्चे लोगों, उस टाइम पे हमारा ना जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, आई थिंक 12th 5 ईयर प्लान वो चल रहा था हमारा। और मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 तक चला, वो 2017 या 2018 तक चला। अब तुम बोलोगे ऐसे कैसे, 2017 तक, 2017 तक हमारा क्या चला, वो लास्ट वाला 12th है ना, 12th 5 ईयर प्लान वो हमारा चला। तुम बोलोगे नीति आयोग तो पहले ही आ गया, तो ये कैसे चल रहा था, वो पहले से ही चल रहा था ना, पहले से ही वर्किंग में था जो 12th 5 ईयर प्लान। तो बीच में नीति आयोग को पहले लेके आया और उसके बाद जो प्लान था वो पूरा कराया, देन उसके बाद क्या हुआ, अब फिर वो खत्म हो गए, 5 ईयर प्लान बनना बंद हो गए। ठीक है ना, थोड़ा सा इस बार मतलब ऐसा थोड़ा जरूरी समझा मैंने ऐसा बताना, तो बस वो है, बाकी और कुछ नहीं है। जो नीति आयोग का रोल है वो क्या था, वो वही रोल था जो किसका था, प्लानिंग कमीशन का, कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करे, एक्सिलरेट करे। ठीक है ना। हर एक 5 ईयर प्लान का कुछ ना कुछ क्या होता है, मकसद होता है। ठीक है ना। और हर एक 5 ईयर प्लान के जो बेसिक गोल्स होते हैं वो 4 होते हैं। पहला, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। वंस अगेन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ, किसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ताकि जो देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। इन्फ्लेशन की वजह से देश की ग्रोथ ना हो, किसकी वजह से, आउटपुट की वजह से। बिकॉज सारे बच्चों को पता है कि जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती है। और अच्छा, जो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ती है उसे कौन सी जीडीपी बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। कौन सी बोलते हैं, रियल जीडीपी कौन होती है, जो आउटपुट की वजह से बढ़ती है। तो यहाँ पे रियल जीडीपी की बात की जा रही है कि नॉमिनल की बात की जा रही है,
नॉमिनल की, रियल जीडीपी की बात की जा रही है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है नए नए कपड़े पहन लो, तो फिर क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी को क्या करो, अडॉप्ट करो और इम्प्लीमेंट करो, और जो सोशल आउटलुक है उसे क्या करो, अपनी सोच को चेंज करो, है ना। सोसाइटी एट अ लार्ज जो मेंटल आउटलुक है उसे क्या करो, चेंज करो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता, ठीक है ना। जो इंडियन प्लानर्स थे उन्होंने हमेशा क्या किया है, हमेशा इस बारे में उन्होंने बात की है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, रेज होना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें किसकी बात की गई कि टेक्नोलॉजी को आप क्या करो, अडॉप्ट करो, और सोशल आउटलुक अपना जो पुरानी जो तुम्हारे सोच थी उसे बदलो, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस की बात की गई। किसकी बात की गई, है ना। अगर वो पूछे कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ ले, कोई नया सा क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि सेल्फ रिलायंस का एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इम्प्लीमेंट किया, तो आप आंसर क्या बोलोगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या बोलोगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है किसका ही तो एग्जाम्पल था, सेल्फ रिलायंस का तो एग्जाम्पल था वो, ठीक है ना। तो वो चीज है। तो कह रहे हैं कि तीसरा मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्फ रिलायंस होता है। और सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, कि हमें किसी भी प्रकार से बाहर वालों की जरूरत जो पड़ती है वो उसको हम ना ले, ठीक है ना। अपने आप ही क्या कर ले, चीजों को मैनेज कर ले, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारे जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज है उनका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सॉरी मैंने गलत बोला। इसका मतलब ये है कि हमें डेवलपमेंट करना किसके थ्रू, हमारी इकोनॉमी को क्या करना, डेवलप कराना किसके थ्रू, अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के थ्रू। ऐसा करना जरूरी था ताकि हमारी क्या हो जाए, फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाए और हम फॉरेन इंटरफेरेंस को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। बात करें अगर इक्विटी की, तो ऊपर के तीनों का कुछ मायने नहीं रहता अगर हम किसको ना इम्प्लीमेंट कराए, इक्विटी को, है ना। कोई फायदा नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ कराने का, कोई फायदा नहीं है मॉडर्न बनने का, कोई फायदा नहीं है सेल्फ रिलायंट बनने का जब तक सोसाइटी के सभी सेक्शंस का पार्टिसिपेशन ना हो। तो इक्विटी में किसकी बात की गई, इक्विटी में बात की गई कि जितने भी सेक्शंस है सोसाइटी के, सबको वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका क्या मिले, बेनिफिट मिले। वो कह रहे हैं कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंसी का फायदा तभी होगा जब देश के अंदर किसको प्रैक्टिस कराया जाएगा, इक्विटी को। तो ये फोर्थ और लास्ट क्या था, ऑब्जेक्टिव था किसका, 5 ईयर प्लान का। हर एक 5 ईयर प्लान के ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेसिक में, लेकिन कुछ 5 ईयर प्लान ऐसे रहे जिनमें मेन फोकस, मेन एम्फेसाइज किसी पर्टिकुलर चीज पे किया गया है। जैसे कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो कब से चालू होता है, 1956 से चालू होता है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा जो तवज्जो दी गई वो किसको दी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, ठीक है ना। कि हमारी जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज है वो लगनी चाहिए, ठीक है ना। और उसको सजेस्ट किया किसने, हाँ, प्रशांत चंद्र मालानोबिस, जिसे क्या बोलते हैं, मालानोबिस प्लान भी बोलते हैं। और ये कब से कब तक चला, 1956 से 1961। बहुत लॉजिकल है क्योंकि 1956 में पहला 5 ईयर प्लान क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, तो सेकंड वहीं से चालू हुआ था और ये पूरे 5-5 साल के प्लान हुए। तो मालानोबिस प्लान जो था वो इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 टू 1961, जो किसने प्रपोज किया था, पीसी मालानोबिस ने, ठीक है ना। इस प्लान की प्रायोरिटी किस पे थी, इन्वेस्टमेंट गुड्स पे थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे थी, क्योंकि वो काफी क्रूशियल था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए और इनफैक्ट इकोनॉमी की फर्दर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इस प्लान में किसकी बात की गई, यहाँ पे जो बात की गई कि हमें ज्यादा पैसा एलोकेट करना है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। वो भी जो इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर थे उनमें क्या करनी थी, हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है ना। मतलब जो अलग अलग इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो, सेक्टर से मतलब है मेरा इंडस्ट्रीज, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में हमें क्या करना था, इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना था, इसकी बात यहाँ पे की गई। और इसके जो मतलब जो हमें जो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है किसके बाद, इंडिपेंडेंसी के बाद 2 दशकों तक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ देखने के लिए मिलती है ना, वो इस प्लान की वजह से। और इस प्लान के भी क्या रीजन थे वो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। और उसकी एमटी क्या है बच्चों, एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज करना था। बोलो, एसजी का ह्यूज इन्वेस्टमेंट को एम्फेसाइज करना था। एस फोर सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग एंड द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे बात की गई कि हम सेविंग करके और बाहर से पैसा ला करके किस में पैसा लगाए, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाए। तो एक बात है एस जी फॉर ग्रोइंग डिमांड, है ना। जो हमारे सोसाइटी के जो बेटर ऑफ सेक्शंस था, यानी कि जो अच्छा वेल टू डू जो फैमिलीज थी, वो डिमांड भी कर रही थी। जब डिमांड कर रही थी तो फिर वही वाली बात है कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता, तो क्यों ही ना हम यहीं पे प्रोड्यूस करें, है ना। तो उनकी डिमांड को कोप अप करने के लिए, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहीं से क्या किया गया,
यहीं पे इंडस्ट्रीज वगैरह का सेटअप किया गया क्योंकि डिमांड आ रही थी। तो डिमांड आ रही थी तो ये रीजन था इंडस्ट्रीज लगाने का, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, ठीक है ना। एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव, हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में मेन ऑब्जेक्टिव ही किसे बना लिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ही हमने क्या बना लिया, मेन ऑब्जेक्टिव बना लिया कि बाकी सारे काम बाद में करेंगे, पहले इससे ही निपटते हैं, ठीक है ना। एसजी का मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और केवल ऑब्जेक्टिव बनाया नहीं, एक्चुअल में हमने इन्वेस्टमेंट किया भी, बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, को एम्फेसाइज करना था। और हमने क्या किया, एम्फेसाइज किया, मतलब बात बात पे इंपॉर्टेंस दी हमने, किसको, ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये 5 रीजन थे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर, बहुत सिंपल बहुत आसान, 3 सेक्टर हमें पढ़ने हैं अभी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत खराब थी तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए हमने, लैंड रिफॉर्म्स किए। लैंड रिफॉर्म्स में हमने टू द अप्रोप्रिएट क्या किया, लैंड सीलिंग की। लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट एक स्पेसिफाइड लिमिट क्या करती है, फिक्स करती है, जो एक इंसान अपने नाम पे रख सकता है लैंड, और बाकी जो जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो सब गवर्नमेंट लेकर के किसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी, जो लैंडलेस कल्टीवेटर थे, ठीक है ना। आइडिया तो यही था, कुछ हद तक इंप्लीमेंट हो पाया, लेकिन प्रॉपर ये जो इसका लॉजिक था या जिस पर्पस से, जिस इंटेंशन से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, वो हो ही नहीं पाया उस पर्पस से। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो कौन थे लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या किया, अपोजिशन, अपनी जो आवाज थी वो इसके अगेंस्ट क्या की, बुलंद की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या दे दिया, टाइम दे दिया, इसे पोस्टपोन कर दिया कि इसे हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कुछ टाइम बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। और इतने में उन्होंने क्या बना दी, हवा बना दी, क्या कर दिया कि जो अपनी जो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी थी वो सब क्या कर दी, बाइफरकेट कर दी, अपने जो क्लोज मिलने जुलने वाले हैं या बाकी जो रिलेटिव्स वगैरह थे उनके नाम जमीन कर दी, तो वो विद इन लिमिट आ गए, किसके आ गए, विद इन लिमिट आ गए, जिसकी वजह से ये इस कानून से बच गए, इन रिफॉर्म से बच गए, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये सारी चीजें मैंने बता दी इसके अंदर जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें फिर हमने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए हम, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जहां पे किसकी बात की गई, HYV सीड्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई, है ना, जहां पे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूसेज को प्रमोट किया गया, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने 2 फेज में क्या करा, इंप्लीमेंट करा, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट कब से चालू कब पे खत्म, मिड 60 से मिड 70s, है ना, और फेज सेकंड मिड 70 से मिड 80s, ठीक है ना। फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में क्या डिफरेंस था बच्चों, फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज में ये डिफरेंस था कि फर्स्ट फेज में कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही ये चीज को पहले टेस्ट की गई, और कुछ सेलेक्टेड क्रॉप्स पे। वो एरियाज कौन कौन थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक और जैसे हरियाणा जैसा पूरा हमारा क्या था जो स्टेट था, ठीक है ना। उनमें भी कुछ ही सेलेक्टेड किस पे, क्रॉप्स पे, जैसे कि वीट और राइस पे। बात समझ में आ रही, जब इन पे हमें क्या मिला, एक तो ये मान के चलो आप, जो फेज फर्स्ट था तो टेस्टिंग फेज था, क्या था, जब इन पे हमें रिजल्ट बराबर मिले तो फेज सेकंड में हमने जो देश का ज्यादातर अधिकतर जो एरिया था उसको कवर किया, और अधिकतर जितनी क्रॉप हो सकती थी उतनी क्रॉप्स को हमने कवर किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ बच्चों, एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, क्या बन गए, किसके मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में। अब हम किसके सामने हाथ नहीं फैलाते थे, अमेरिका के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। फिर वही वाली बात, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब हम क्या करने लगे, पहले जो हम डेफिसिट में रहते थे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, अभी किस में रहने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन में रहने लगे, और इनफैक्ट अपनी तो डिमांड पूरा करते हैं बफर स्टॉक बना करके, अब तुम भी आओ तो तुम्हें तुम्हारी भी रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, हम फुलफिल कर देंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये क्या पड़ा बच्चों, इफेक्ट पड़ा। अच्छा, इसमें रिस्क क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, एक तो पेस्ट अटैक का डर था, ठीक है ना, हेल्थ इश्यूज थे, दूसरा मतलब हेल्थ इश्यूज अराइज हो सकते थे, और यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी का डर था। क्यों, क्योंकि मैंने प्रॉपर रीजन बताया था आपको कि जो वेल टू डू फार्मर्स थे वही तो HYV सीड्स जो महंगे थे वो खरीद सकते थे, तो अमीर जो फार्मर थे वो तो और अमीर हो गए, और जो गरीब थे वो तो बेचारे वहीं के वहीं थे, तो वो गैप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और क्या था, इससे जो हमारी जो मिट्टी की जो वो है फर्टिलिटी है, मिट्टी वो खो देगी, ठीक है ना, सॉइल इरोजन हो सकता है इससे, ठीक है ना, जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो सकते हैं, और बाकी जो ग्रेजिंग वगैरह करने के लिए आते हैं लाइव स्टॉक, उनको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीजें है, ठीक है ना।
बात करते हैं बच्चों किसकी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बिना देखे इधर से बस देखेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने दो पॉलिसी लेकर के आए, क्या क्या, आईपीआर 1956 और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहां पे उनके प्रमोशन की बात की गई। क्या आईपीआर 1956 पहली बार लेके आए थे क्या, पहले भी लेके आए थे, कब में लेके आए थे, जो ये तो सेकंड आईपीआर था, ये फर्स्ट आईपीआर आया था 1948 में, बात समझ में आ रही है। ये सेकंड आईपीआर 1956 में लेके आया जब सेकंड 5 ईयर प्लान चालू हुआ। देखो कैसे रिलेट कर सकते हो, फर्स्ट आईपीआर आया किसमें 1948 में, आजादी के 1 साल बाद, है ना, और सेकंड 5 ईयर प्लान में सेकंड आईपीआर लेके आया, ठीक है ना, और वो कब आया था 1956 में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आईपीआर था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसके 3 एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट बताओ कौन कौन, एक तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और इंडस्ट्रियल कंसेशन। जो पहले वाला है उसके फर्दर 3 एलिमेंट है। जो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज और केवल किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट को ही अलाउड था, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से सेक्टर थे जिनमें बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट लगनी थी और जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, सेंसिटिव एरियाज थे, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी वगैरह हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, है ना, रेलवे, शिपिंग, तो इस तरीके के सेक्टर थे यहाँ पे। कितने, 12 की 17 स्केड्यूल बी में किसको रखा, स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को रखा, किसको रखा, 12 इंडस्ट्रीज को रखा जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, है ना, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं थे। यहाँ पे प्राइवेट को भी अलाउड किया गया और पब्लिक को भी, लेकिन प्राइमरी रोल किसका था, गवर्नमेंट का, माने पब्लिक सेक्टर का, और सेकेंडरी रोल किसका था, प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, पब्लिक सेक्टर को, ठीक है ना। फिर बात की गई किसकी, जो जो ना तो फर्स्ट में आया स्केड्यूल ए में, ना तो स्केड्यूल बी में, उनको सबको कहां पे डाला गया और किसके लिए छोड़ दिया, ये प्राइवेट पार्टीज के लिए। लेकिन प्राइवेट पार्टीज के लिए छोड़ा तो, लेकिन अभी तुम देखो उनके लिए भी क्या लेना था, उन्हें लाइसेंस लेना था, क्या लेना था। तो अगला कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसे हम दौर बोलते हैं, हाँ, लाइसेंसिंग राज, ठीक है ना, वो दौर था लाइसेंस लेने का। लाइसेंस केवल नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लेना था या एग्जिस्टिंग वंस को एक्सपेंड करने के लिए भी, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आपको क्या लेना था, लाइसेंस लेना था। अच्छा, ये इसका रीजन क्या था, लाइसेंस गवर्नमेंट क्यों दिलवा रही थी, ऐसा कि हमारे से पूछ करके आप क्या लगाओ, जब स्केड्यूल सी में छोड़ दिया प्राइवेट के लिए तो फिर भी क्यों परमिशन दिला रही है, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है उनको क्या कर सके, हम प्रमोट कर सके, उधर एरिया में भी क्या कर सके, बिजनेस को डेवलप कर सके, क्योंकि हर एक बंदा डेवलप्ड एरिया में बिजनेस लगाना चाहेगा, बैकवर्ड एरिया में कोई लगाना नहीं चाहेगा। तो परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट इसलिए रखी गवर्नमेंट ने कि ताकि गवर्नमेंट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो परमिशन दे रही थी वो बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए ही दे रही थी। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल कंसेशन, क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन भी गवर्नमेंट, उसके पीछे भी लॉजिक यही था कि गवर्नमेंट ज्यादा कंसेशन कहाँ पे दे रही थी, जो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा था, एस्टैब्लिश कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक तो टैक्स हॉलिडे दे रही थी। टैक्स हॉलिडे क्या होता है, टेम्परेरी, या तो रिड्यूस कर दिया या एलिमिनेट कर दिया टैक्स, है ना। अच्छा, तो इससे क्या होता था कि जब एक इंसान को इंसेंटिव मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड टैक्सेशन, तो वो क्या करता है, उस बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाता है। ये तो एक तरीका था गवर्नमेंट का। दूसरा था कि पावर सप्लाई करती थी गवर्नमेंट किस पे, सब्सिडाइज रेट पे, है ना, तो वो चीज हो गया। और भी यहाँ पे जो लिखा हुआ नहीं है वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, क्या देती थी, किसकी फॉर्म में, लैंड एंड बिल्डिंग की फॉर्म में, प्लांट एंड मशीनरी की फॉर्म में, तो वो सारी चीजें। तो ये सब किया बच्चों किसके लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और इसमें एक हेडिंग और रहती है हमारी, क्या, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन होती है आज के टाइम पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोल सकते हैं, जिसने प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में कितने रुपए तक इन्वेस्ट करके रखे हैं, 1 करोड़ रुपए तक, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है ना। अच्छा, केवल इन्होंने सिंगल लिमिट लिखी है, क्या लिखी है, जबकि एक्चुअल में आपको मैंने बताया था कि कंपोजिट लिमिट होती है, क्या होती है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ कंपोजिट लिमिट जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है, एनुअल टर्नओवर की लिमिट होती है। बात समझ में आ रही है ना। उसकी मैं यहाँ पे अब जिक्र भी नहीं करूंगा, चर्चा भी नहीं करूंगा, वो पढ़ाने के लिए सही था, बाकी रिवीजन के लिए सही नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिट आज के दौर में गवर्नमेंट ने प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की 1 करोड़ की लिमिट रखी है, जब ये शुरुआती दौर में जब ये लिमिट सेट की गई थी 1950 में, जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे लिमिट कितनी थी, 5 लाख।
कि हम ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे बोलते थे जिसने 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके रखे हैं प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों प्रमोट करना है गवर्नमेंट को? बिकॉज ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है, खासकर रूरल एरियाज में, और खासकर उनमें भी किसको? फीमेल्स के लिए, है ना, जिनका खुद का डिसीजन नहीं होता, फैमिली का डिसीजन होता है, या वो बाहर नहीं जा सकते, है ना, लोकल में ही काम कर सकते हैं। तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जनरेट होती है, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने किसको प्रमोट किया? एसएसआई को प्रमोट किया, ठीक है ना। अच्छा, इनके लिए क्या किए गए? बहुत सारे ने कंसेशंस वगैरह दिए गए, गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दी, और इनके लिए प्रोडक्ट को क्या भी किया? रिजर्व भी किया कि ये प्रोडक्ट तो केवल एसएसआई ही बना सकती है, बाकी कोई कॉर्पोरेट जाइंट्स नहीं बना सकती, ठीक है ना। तो ये चीज है। आईपीआर 1956 जो फॉर्म किया गया वो किसके बेसिस पे किया गया? सेकंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पे फॉर्म किया गया। और लास्ट है बच्चों हमारा फॉरेन ट्रेड, है ना। फॉरेन ट्रेड को ग्रो करने के लिए, या जो एक्सटर्नली जो हमारे जो ट्रेड था, है ना, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लेके आया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड में मतलब ग्रोथ कैसे? ग्रोथ से मतलब मेरा ये है कि जहां पे ग्रोथ होनी चाहिए थी फॉरेन ट्रेड में, मतलब एक्सपोर्ट के लिए कोई मनाही नहीं थी, केवल किसके लिए मनाही थी? इंपोर्ट के लिए मनाही थी, ताकि हम किसको प्रोटेक्ट कर सके और किसको प्रमोट कर सके? अपने होम ट्रेडर्स जो है उनको क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने बोला या तो आप रिप्लेस करो या तो सब्स्टिट्यूट करो, किसको? इंपोर्ट को। रिप्लेस यानी कि उसके बदले में कोई दूसरा हमारे इकोनॉमी के अंदर जो मिलता है, और अगर वही चाहिए तो फिर यहीं पे बनाओ, सब्स्टिट्यूट करो उसे, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अच्छा, इससे इसका मकसद क्या था? ताकि हम होम ट्रेडर को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। और इससे और भी मकसद अचीव किए गए, क्या? एक तो सेल्फ रिलायंसी, और दूसरा बोलो ना, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। और भी कुछ फायदे होते हैं कैसे? हाँ, फॉरेन डिपेंडेंसी क्या होती है? कम होती है, उनका इंटरफेरेंस कम होता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेक्स हमारे पास से जाएंगे नहीं। अब जब फॉरेक्स हमारे पास से जाएंगे नहीं तो हम डिमांड भी नहीं करेंगे, और जब डिमांड नहीं करेंगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो विद इन डिजायर्ड लिमिट रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कराया? ठीक है, जो राजी नहीं मान रहे थे तो गैर राजी कैसे मनवाया? जो इंपोर्ट कर रहे थे उन इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर बहुत सारा क्या लगाया? हैवी टैक्सेस लगाए, कस्टम ड्यूटी के रेट बहुत ज्यादा कर दिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने पहले भी बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट बजट पढ़ाते वक्त कस्टम वो जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? कस्टम ड्यूटी के फॉर्म में कैसे लगाते? बीसीडी लगाती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। फिर क्या लगाती? एडिशनल कस्टमर ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, कहीं कहीं ड्यूटी लगाई, मतलब 4-4, 5-5 ड्यूटी लगती थी, जिससे कि वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाए और इकोनॉमी में यहाँ पे बिके ही ना, ठीक है ना। तो वो किया। और दूसरा क्या किया? कोटा सेट कर दिया, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी कि आप इससे ज्यादा इन पर्टिकुलर चीजों का इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर का रिवीजन भी हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मिलते हैं कल इस चैप्टर के टेस्ट के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।